नमस्कार सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइब्रेरी सोसाइटी, राइट। सो लाइब्रेरी सोसाइटी, और आज हम लोग पहला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैंने डिस्क्रिप्टिव लिख रखा है, बट ईच एंड एवरी लाइन में जो भी आपको जो है टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ेगी सबसे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, और क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। सो तो जो टर्म लाइब्रेरी है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लाइब्रेरी टर्म जो है कौन से शब्द से बना है। सो ये जो है लैंग्वेज है लैटिन, राइट। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि लाइबर जो है कौन सा शब्द है। तो पहला ये हो गया लैटिन, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव चलता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि उल्टा कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ लेते हैं कि लाइबर जो है कौन से जो है भाषा का शब्द है, या फिर कौन सी लिपि है, जो भी है, और कहाँ से डिराइव हुआ है, राइट। और फिर पूछ लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जो लाइब्रेरी शब्द है वो कौन सी भाषा से डिराइव हुआ है और कौन से शब्द से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो लैटिन से, ठीक है, ये याद रखिए। पहला क्वेश्चन ये है लैटिन है, और दूसरा ये है लाइबर, ठीक है। लाइबर से बना हुआ है लाइब्रेरी। अब लाइबर से ही कई शब्द बने हुए हैं। अब आपको जो है जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से टिक करना है। जैसे लैटिन का लाइब्रेरिया शब्द भी है, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, और लैटिन का ही लाइब्रेरियम शब्द होता है, जिसका मतलब होता है कंटेनर फॉर बुक्स, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी आएगा। वैसे ज़्यादातर लाइबर ही पूछा जाता है, फिर भी अगर मान लो कि जो एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है राजा फूक के आया होगा, तो फिर पूछ ही लेगा भाई। मजाक में कह रहा हूँ भाई, ये सब आप लोग बाहर मत बोलना कि मैं बेइज्जती कर रहा था किसी की, ठीक है। तो लाइब्रेरिया और लाइब्रेरियम अगर दोनों आया होगा, राइट, कोई भी आया होगा या लाइब्रेर आया होगा, और ये तीनों जो है लैटिन के शब्द हैं, तो आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसी में से 3-4 क्वेश्चन एक ही लाइन में बनता है। सो जो फर्स्ट लाइब्रेरी है, राइट, जो जिसका इतिहास सबसे पहले मिलता है, जो फर्स्ट लाइब्रेरी कंसिस्टेड ऑफ आर्काइव्स ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, राइट। सो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वो क्या थी? वो थी क्ले टैबलेट्स, मतलब मिट्टी के टैबलेट्स बनते थे। मिट्टी का जो है ऐसे पत्र बनाए जाते थे, राइट, और उस पे लिखा जाता था उस टाइम पे, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का नाम है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है कहाँ डिस्कवर की गई? तो सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे भी ज़्यादा पुराना माना जाता है, राइट। सो सुमेरियन सभ्यता से क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट सुमेरियन सभ्यता से आई हुई है, राइट। और करीब ये 2600 BC, ये MCBC वाला BC नहीं है भाई, ये जो है बिफोर क्राइस्ट का है, ठीक है, या बिफोर कॉमन एरा जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, सो और ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले जो है पाम लीव्स, बैम्बू स्ट्रिप्स, पेपायरस, इन सब का यूज जो है कहाँ हुआ था हैंड राइटिंग के लिए? तो ये है इसका आंसर इजिप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो वो है मार्टिन श्रोटिंजर, ठीक है। श्रोटिंजर की स्पेलिंग बड़ी ख़तरनाक है, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना कि उससे मिलता जुलता होगा, श्रोटिंजर लिखा होगा या श्रेटिंजर, जो भी लिखा होगा ना, और ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा तो आप मार देना। क्या है? लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहला यूज, ये इसमें आप ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी साइंस का शब्द का पहला यूज, लाइब्रेरी साइंस एज आ सब्जेक्ट सबसे पहले डॉक्टर साहब ने लिखा था। डॉक्टर साहब का मतलब डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने, सियाली रामामृत रंगनाथन, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है इनका पूरा नाम क्या था, ठीक है।
तो सियाली इनके गांव का नाम है, ठीक है, जहाँ पर पैदा हुए थे। और रामामृत हो सकता है इनका नाम हो या इनके दादाजी का नाम हो, क्योंकि साउथ में जो है ऐड होता है, राइट। और रंगनाथन, सो सियाली, रामामृत, रंगनाथन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। पॉम लीव्स, बैम्बू स्ट्रिप और पापायरस सबसे पहले कहाँ, इजिप्ट में यूज़ हुआ था। और भैया देखो ये याद रखना कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट में बहुत पुरानी सभ्यता थी, ठीक है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी के सबसे पुराने साक्ष्य, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो ये आप लोग देख लेना। तो चलिए इतिहास से हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पे आते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में हम लोग देखेंगे कि उसमें बहुत कुछ है नहीं यार, परिभाषाएं ढेर सारी। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, तो उससे क्वेश्चन पूछते नहीं, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन हो जाता है अपर लेवल का। अगर जैसे नेट वगैरह का एग्ज़ाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है तो उसके लिए पूछेंगे, अदरवाइज स्कूल लाइब्रेरियन के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप फैक्चुअल जो नॉलेज होती है उसको याद रखना है। सो यूनाइटेड नेशंस का एक समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पे। तो 2 फेज में हुआ था। फर्स्ट फेज जो हुआ था उसका जेनेवा में हुआ था, और 10 और 11 के बीच में हुआ था, राइट। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में 2003 में हुआ था फर्स्ट फेज। और सेकंड फेज हुआ था उसका ट्यूनीशिया में, ये एन वैन कुछ नहीं है, ट्यूनीशिया में नवंबर 16 से 18 के बीच में हुआ था 2005। बहुत ही रेयरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी मान लो कि दिमाग भन्ना आ गया एग्जामिनर का कि भैया इस बार हम ऐसा पेपर पूछ लेंगे, पसीना आ जाएगा आप लोगों को, तो हो सकता है फिर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले। बाकी सरल ही क्वेश्चन पूछेंगे यार, ठीक है, आखिर हमारे प्रोफेशन से ही हैं। सो फुल फॉर्म ऑफ KBE क्या होता है, KB क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बाद आता है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमी, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, इनको हम लोग नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। ज़्यादातर इकोनॉमी जो चल रही हैं वो नॉलेज बेस्ड हैं, राइट। सो KBE का फुल फॉर्म होता है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। और इस शब्द का जो टर्म का यूज सबसे पहले किया था वो OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसने किया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने सबसे पहले इसका यूज़ किया था। अरे यार बहुत जल्दी टाइम भाग गया है। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी ख़त्म होगी, उसमें एक टर्म आता है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इन्फॉर्मेशन नीड क्या होती है। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा या फिर कुछ ऐसी चीज़ उससे रिलेटेड। सो इन्फॉर्मेशन नीड का मतलब हो गया रिफर्स टू दैट नीड विच लाइब्रेरी सर्विसेज और मटेरियल्स आर इंटेंडेड टू सेटिस्फाई, ठीक है। तो जिससे जो है ऐसा माना जा सकता है कि लाइब्रेरी सर्विसेज जिसको जो है पूरी करेंगे वो नीड होती है, राइट। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन अराइजेस फ्रॉम नीड फॉर इंफॉर्मेशन। तो जब भी नीड की इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें जो है कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, राइट। चलिए, सो लाइब्रेरीज, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज की बात कर लेते हैं। तो धीरे धीरे पहले क्या है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज, पहले कुछ ही लाइब्रेरीज होती थी, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी को एक साथ रखा जाता था, लेकिन अभी इसको अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, राइट। अब मैं बहुत पुराना नहीं हूँ भैया, पुराने ज़माने का, मैं भी नया ही हूँ। तो पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी। अब एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या क्या आता है, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया और यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा भी अगर कुछ आता हो भैया तो बता देना, ठीक है, उसको भी जोड़ लेंगे। ये 3 चीज़ें आती हैं। इससे भी एक सवाल पूछा जाता है। सवाल ये है, ये एक पूरा सवाल है भैया, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन नीड क्या होती है, या फिर एक ही सवाल ही है ये। और दूसरा फिर पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है। तो भैया जो लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खुली हो पब्लिक लाइब्रेरी है, जो पब्लिक के पैसे से चलाई जा रही हो। स्पेशल लाइब्रेरी स्पेशल नीड्स के लिए होती हैं, जैसे DRDO की लाइब्रेरी हो गई, तो सिर्फ DRDO के लिए है, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी, हम नेशनल लाइब्रेरी जो नेशनल इम्पोर्टेंस ऐसी लाइब्रेरी होती हैं जो एक तरीके से हेरिटेज, कल्चर और एज अ डिपॉजिटरी काम करते हैं ये लोग, और बिब्लियोग्राफी वगैरह का पब्लिकेशन करते हैं।
इसकी जो परिभाषाएं हैं बहुत अलग अलग हैं, तो परिभाषाएं हमें नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें बस एग्ज़ाम पास करना है, वो भी DSSB का। ये हमारा फॉन्टवे गड़बड़ा गया, इस पता नहीं कैसे हो गया, फिर भी चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल और हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो ये तीनों टर्म बड़े ख़तरनाक है भैया, तीनों टर्म में अभी आगे बताएंगे, ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है। चलिए तो इसके बारे में आप लोग जान गए हो, एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में, स्कूल, ठीक है, कॉलेज। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार ये, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोग नहीं कर पाओ, इसका मतलब हद है, मतलब ऐसे पानी लेकर ना और नाक डुबो लो उसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है, और ये क्वेश्चन आते हैं मतलब पूछ लेते हैं यार, उनके पास ऐसे लगता है कि क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं है। जो भाई पेपर बना रहा है तो प्रोफेसर वगैरह होंगे, 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको, 40 साल का, ठीक है। हो सकता है जब हम पैदा हुए हों तब वो जो है पढ़ा रहे होंगे लोगों को, तो लेकिन फिर भी अब हम लोगों पे दया खा के थोड़ा सा नरम पेपर बना देते हैं कभी कभी। चलिए, और उसके बाद क्या है, रॉबिन्स रिपोर्ट क्या है। अब बीच में ये मिल गया भैया तो हमने देख लिया। रॉबिन्स रिपोर्ट जो है यूके में पब्लिश हुई थी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब इससे ज़्यादा आपको भी नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रख लो। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में एक ठो बोल वचन मिल गया, उसमें क्या था कि चार्ल्स विलियम इलियट थे, इन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पे कई लोगों ने कई बातें बोली हैं, तो वो सबकी बातों को अलग अलग जो है रखना, मिक्स नहीं करना है। सो कि ये किसने बोला है, तो ये चार्ल्स विलियम इलियट ने बोला है, ये ध्यान रखना भाई। इट इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू राज कमेटी, ये थोड़ा सा बजट से रिलेटेड है, बजट जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से जानेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी जो चूँकि आ गई थी तो उसमें हमें जो है मिल गया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू राज कमेटी 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी बजट शुड बी मेड अवेलेबल टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो भी 20% ग्रांट यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देते हैं। इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन देखते हैं कब सुधार होता है। चलो, तो फिर उसके बाद यूनेस्को का मैनिफेस्टो ऑन पब्लिक लाइब्रेरी। यूनेस्को मैनिफेस्टो ऑन पब्लिक लाइब्रेरी ये जारी हुआ था 1995 में, और दैट इज़ कार्ड 1995। यार अंग्रेजी मीडियम वाले थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। कोलैबोरेशन ऑफ इफ्ला, तो जो है इफ्ला के कोलैबोरेशन में भैया जो है ये सबसे बड़ा संगठन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है, लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो इफ्ला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इफ्ला और यूनेस्को के गठबंधन में एक मैनिफेस्टो जारी हुआ पब्लिक लाइब्रेरी पे, और कब जारी हुआ था वो 1995 में जारी हुआ था। तो चलिए कुछ जो है नेशनल लाइब्रेरीज़ के नाम जान लेते हैं, उसमें से बड़े सवाल आते हैं। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, तो ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, इजिप्ट में थी, ठीक है। अब 2002 लिखा हुआ है, इसका रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है। अलेक्जेंडर था ना, तो अलेक्जेंडर के समय का है, करीब 300 BC पूर्व। अलेक्जेंड्रिया जो है लाइब्रेरी का जो साक्ष्य मिलता है, मतलब जो भी रिमेन्स मिलते हैं वो 300 BC पूर्व मिलते हैं, बट नाउ इट हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड, ओके। सो ब्रिटिश लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं, लंदन में है, दैट इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम, और 1973 में ये बनी नहीं है, पहले से ये लाइब्रेरी थी और इसका नाम था ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, उसका नाम बदल के ब्रिटिश लाइब्रेरी कर दिया गया। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी 1753 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1753 में, ओके। और फिर उसके बाद इसका नाम बदल के 1973 में कर दिया गया ब्रिटिश लाइब्रेरी, ओके। तो ये ध्यान रखना, जो भी आएगा ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश म्यूजियम कौन सी जो है कंट्री के लाइब्रेरी का नाम ब्रिटिश म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी था, ठीक है।
तो ये हो गया यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये है लंदन में। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर उसका नाम बदल के ब्रिटिश लाइब्रेरी कब हुआ? तो दोनों में 1753 1973। ठीक है, तो दोनों टर्म मैच कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा अंतर नहीं है ईयर में, ये 73 है और ये 53 है, और ये 17 है, ये 19 है, 17 19। ओके, तो इस तरीके से याद रखना, थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेना। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसको मानते हैं। वाशिंगटन डीसी है, डीसी में है, दैट इज़ यूएसए। ठीक है, अमेरिका में है, और 1800 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1800 में इसको इस्टेब्लिश किया था। नेशनल डाइट लाइब्रेरी, नेशनल डाइट लाइब्रेरी टोक्यो में। देखो मिस प्रिंट की क्या बात कहें हम यार, मिस प्रिंट जो है इग्नू जब इतना बड़ा जो है, इतना बढ़िया मटेरियल ये लोग बनाते हैं, फिर भी उसमें इन्होंने मिस प्रिंट कर रखा है। और क्या लिखा है? नेशनल डाइट लाइब्रेरी जो है चाइना के पेकिंग में है। वाह, अरे भैया इस तरीके से मत करना, नहीं तो अगर कोई फेल हो गया ना तो फिर कर देगा केस और फिर ज़िंदगी भर झेलते रहोगे। सो नेशनल डाइट लाइब्रेरी जो है टोक्यो में, जापान में। ठीक है, और 1948 में जो है इस्टेब्लिश हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे चैप्टर में। अभी क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में सब जानते हैं, कलकत्ता में है। ठीक है, बहुत कम और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जब हम पढ़ते नहीं थे तो हम भी नहीं जानते थे। और 1903 में जो है 1903 में इस्टेब्लिश हुई ऐसा कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग तो मैं तो कहूँगा कि 1948 में ही जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब किस तरीके से लोग कहते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? बिकॉज 1903 में इट वाज द नेशनल इंपीरियल लाइब्रेरी एंड द डेटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटानिका। तो ब्रिटानिका से मैंने डेटा लिया है, उसके बावजूद भी इसमें लिखा हुआ है 1903, और इवन एग्ज़ाम में भी ये जो है ऑप्शन ये सही कर देते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1903 में इस्टेब्लिश हुई, बट ये इस्टेब्लिश हुई है 1948 में। सो देन व्हाट, अब क्या करें? तो भैया अगर आपके अंदर डेयर है तो 1948 लगा देना। अगर आप सनवा देखो, अगर दो चीज़ है, अगर 1903 ऑप्शन दिया हुआ है तो गो फॉर इट। ओके, 1903। अगर 1903 नहीं दिया हुआ है, 1948 दिया हुआ, देन गो फॉर इट। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी बड़े चालाक है, कभी कभी इसको दे देंगे और कभी उसको दे देंगे 1948 वाला। चलो खैर जाने दो। सो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रसिया, ठीक है, लेनिन लाइब्रेरी भी बोलते हैं, 1795 में जो है इस्टेब्लिश हुई। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस, जिसको आप लोग जो है क्या ग्रीक वर्ड है, जिसको आप फ्रेंच भी बोलते हैं, बट इट इज़ ग्रीक वर्ड। व्हाट? बिब्लियोथेक, बड़ा वैसे मतलब अजीब सा लिखते हैं वो लोग, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। बिब्लियोथेक नेशनाले यही है ना, इसको बोलते हैं, राइट? फ्रांस की लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक नेशनाले भी बोलते हैं, पेरिस में है, और 1461 में इस्टेब्लिश हुई थी, और अभी भी सेम बिल्डिंग में चल रही है। वाह भाई, क्या बात होगी, बड़ी खूबसूरत होगी वो। सो नेशनल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ मैं भाई, किसी लड़की वड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो फिर उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में दो ठो है यार, एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी है और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन भी है। 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चाइना बीजिंग में है, 1909 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेंट्रल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रोम में है, 1876 में इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रसिया कहाँ स्थित है, कब इस्टेब्लिश हुआ। बिब्लियोथेक नेशनाले या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस कहाँ स्थित है, पेरिस में, कब इस्टेब्लिश हुई, 1461 में।
इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो एक ही देखो, एक लाइन में 2 क्वेश्चन हो गया, 1 और 2, 1 2 1 2, ढेर सारे क्वेश्चन है, ध्यान से मन लगा के पढ़ो भाई। चलो, सो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस की कहानी है, सबसे पहले ये पब्लिक लाइब्रेरी थी 1832 में, उसके बाद फिर इसको नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया, ठीक है। तो 1832 में ये पब्लिक लाइब्रेरी थी। रॉयल लाइब्रेरी द हेग, एंड दैट इज़ द हेग कहाँ है? अरे भैया ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में यूरोपियन कंट्री है द हेग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रॉयल लाइब्रेरी जो है कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड द हेग में, और 1798 में 1798 में इस्टेब्लिश हुई थी। चलो भैया, तो और कुछ और देख लेते हैं, बड़ा टाइम लग गया यार, 21 मिनट हो गए। हाँ, अब नेशनल लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं यार। इंडिया में जो नेशनल लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी है उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है जून 1963 में इस्टेब्लिश हुई दिल्ली में, और साइंटिफिक CSIR जो है इसको चलाती है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स दिल्ली में है, 1 अप्रैल 1966 को इस्टेब्लिश हुई, ICMR के अंडर में काम करती है, राइट। फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर दिल्ली, ये मिनिस्ट्री है उसके अंडर। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है, 1891 में इस्टेब्लिश हुई 29 अक्टूबर को। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 27 अक्टूबर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनेस्को, ये दोनों के द्वारा जो है इस्टेब्लिश की गई है 1951 में। सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा हमारे जो है सबसे पहले इंटरिम क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ओ भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो हमारा संविधान बनाने जा रही थी। तो 9 दिसंबर को याद है ना, 9 दिसंबर को अस्थायी जो है सदस्य चुने गए, वो सभापति थे, अस्थायी सभापति यही थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो उन्हीं का नाम से लाइब्रेरी बनी हुई है, कहाँ? पटना में, ठीक है। 1924 में इस्टेब्लिश हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई लाइब्रेरी है भैया, ठीक है। और ये है दैट इज़ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अंडर में इसमें एक किताब हर पब्लिशर को जो भी छापता है एक उसकी कॉपी यहाँ पर देनी होती है छपने के 30 दिन के भीतर में, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई लाइब्रेरी जो है, अब इसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी है यार, हमेशा कोई भी पिक्चर बनती है तो उसकी बिल्डिंग ज़रूर दिखाते हैं। 1804 में इस्टेब्लिश हुई थी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के द्वारा। अरे वो उनका नाम है, एक कोई अंग्रेज़ थे उन्होंने किया था इस्टेब्लिश, उसके बारे में बता देंगे, उसका एक क्वेश्चन आता है। सियाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी कहाँ पर है? सियाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी BHU की जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसको सियाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। 1917 में इस्टेब्लिश हुई थी। सियाजीराव गायकवाड़ जो थे थर्ड, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड हमारे इंडिया में लाइब्रेरी मूवमेंट के जनक माने जाते हैं, ठीक है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी तिरुवनंतपुरम 1829 में, 1829 में तिरुवनंतपुरम केरला में है, ठीक है। इतना सब हो गया। चलिए मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी AMU की जो लाइब्रेरी है वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी 1960 में इस्टेब्लिश। हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी 1959 में भुवनेश्वर में है। तो ये क्वेश्चन आता है कब इस्टेब्लिश हुई थी और कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आता है। कॉनन मेरा ये भी जो है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन से हो गए अभी बता देंगे, एक बार आपको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बता देते हैं। अरे यार लिखा कहीं नहीं रहा है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का मतलब यह है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट्स, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर भी था इसमें, न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में एक एक्ट आया। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक पार्लियामेंट में जो कानून पेश किया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक ऑब्लिगेशन दिया गया, जितने भी पब्लिकेशन थे
ऑब्लिगेशन ये दिया गया कि हम 4 लाइब्रेरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक एशियाटिक जो है एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई, राइट। दूसरी कॉनन मेरा दैट इज इन चेन्नई। तीसरी आपकी जो है 2, 3 और 4, तो नेशनल लाइब्रेरी हमारी नेशनल लाइब्रेरी, दूसरी जो है कॉनन मेरा, तीसरी एशियाटिक मुंबई, चेन्नई, ये चेन्नई में है, ये कोलकाता में है, और चौथी है DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। हमारे एक दोस्त भी काम करते हैं यहाँ पर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तो दिल्ली में, राइट। तो ये 4 लाइब्रेरीज हैं जिनको जो है ये प्रिविलेज मिला हुआ है, और इनको हर पब्लिशर जो है जो भी किताब पब्लिश करता है इंडिया विद इन इंडिया, वो जो है इनको ओबलाइज है कि वो इनको एक एक कॉपी पहुंचाएगा ही, राइट। चलिए, तो ये हो गई। अब कॉनन मेरा होगा। सरस्वती महाल लाइब्रेरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एशिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, एशिया की, बिकॉज इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन 60th सेंचुरी, राइट। राइट जो है उसका जो करेक्ट ईयर है इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं पता है, बट इन 1918, राइट, 1918 में इसको क्या कर दिया, पब्लिक लाइब्रेरी में चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, जो लाइब्रेरी होती थी वो राजाओं की प्रॉपर्टी होती थी, एंड बुक्स वाज ओनली फॉर कस्टोडियन, ओके। सो कस्टोडियन का मतलब कि बांध के रखी जाती थी, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होती थी, बस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होती थी। तो राजा जो भी राजा रहे होंगे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन बाद में इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया इसको। अब चलते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर में है, राइट। जो रामपुर के जो है नवाब थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो उनका जो शासनकाल था 1774 से 1794 के बीच में था, और इसी बीच में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो भी किसी को नहीं पता है, और कहीं भी ना उसकी वेबसाइट पे मिला है इसका सोर्स, और ना कहीं मिला है। अगर कोई आपको कहता है कि 1774 में इस्टेब्लिश हुई है और बाकी लोग कहते भी हैं, देन इट इज़ फेक, बहुत गलत है, ठीक है। बट अगर एग्ज़ाम में क्या करोगे, मान लो एग्ज़ाम में आ जाता है और पूछ लेता है, बनाया हुआ है कोई और पूछ लेता है ऐसे सवाल, तो क्या करोगे। अगर 1774 इसने दिया है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। अगर उसके बीच का कोई दे दिया है और कोई डेट नहीं दी, जैसे मान लो 1774 है एंड 1794 है, अब इसके बीच में जितने भी ईयर आ रहे होंगे, अगर ऑप्शन में उन सब में से कोई भी नहीं दिया, केवल एक ऑप्शन है कोई भी बीच में, 1774 से लेकर 1794 के बीच में कोई भी ईयर अगर दे दिया है, गलती से दे दिया, वैसे देगा नहीं लेकिन गलती से भी दे देता तो उसको लगा देना क्वेश्चन, हम लड़ाई भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी है। सो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है, सबसे पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई 21 मार्च 1836 को, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इम्पीरियल लाइब्रेरी जो है बनाई 1891 में। क्या मिलाकर, ये एक सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल तो हो गया कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब इस्टेब्लिश हुई, इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी कब इस्टेब्लिश हुई, इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी कैसे इस्टेब्लिश, मतलब क्या मिलाकर बनाया गया था। तो जितनी भी सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज थी, ठीक है, उनको मिलाकर कलकत्ता में उनको मिलाकर इसको बनाया गया था। अब इम्पीरियल लाइब्रेरी 1903 में क्या हुआ, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को प्लस इम्पीरियल लाइब्रेरी बना दिया गया। मतलब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में इम्पीरियल लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया गया, और इम्पीरियल लाइब्रेरी जो थी वो पब्लिक लाइब्रेरी बन गई। अब जब देश हमारा आज़ाद हुआ, सो नेशनल लाइब्रेरी केम इनटू बीइंग इन प्लेस ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी बाय द
इम्पीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। तो मैंने बताया था कि 1903 से लेकर 1947 तक ये क्या रही थी, इम्पीरियल लाइब्रेरी थी, लेकिन बट 1948 में ये जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गई, राइट। और वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस लाइब्रेरी। ओके, सो ब्रिटिश म्यूजियम के जो लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफरलेन, वो इम्पीरियल लाइब्रेरी के सबसे पहले लाइब्रेरियन बनाए गए थे, राइट। अब उसके बाद जो है हरिनाथ डे को इम्पीरियल लाइब्रेरी का चार्ज मिला 1907 में। उसके बाद 1911 में जे चैपमैन को जो है उसका चार्ज मिला, राइट। उसके बाद फिर के एम असदुल्ला जो थे उनको इसका चार्ज मिला। के एम असदुल्ला ने एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाया हुआ था, राइट, और वो 1945 तक चला था, राइट। उसके बाद फिर केशवन साहब आए। केशवन साहब जो है लाइब्रेरियन बने इम्पीरियल लाइब्रेरी के कुछ दिन तक, उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बन गए वो। सो नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? बी.एस. केशवन जी थे। केशवन जी ने उनके अंडर में काम किया है ना, रंगनाथन जी ने पीएचडी करवाई थी शायद इनकी। सो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो इसका मेन पब्लिकेशन है, तो नेशनल लाइब्रेरी का जो मेन काम है वो बिब्लियोग्राफी पब्लिश करना है, राइट। और बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो है बिब्लियोग्राफी पब्लिश करना है। तो बिब्लियोग्राफी कौन पब्लिश करता है? इसकी एक सब शाखा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ये लिखा हुआ है ऑलरेडी इसमें, CRL जिसको छोटे नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका पब्लिकेशन करती है इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पब्लिकेशन करती है। अब बिब्लियोग्राफी आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या होता है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर हम बुक्स कहेंगे तो गलत है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी आ सकता है, ई बुक्स भी आ सकते हैं, माइक्रो फिल्म्स भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। तो अब उद्देश्य के जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके आधार पे बनाया जाता है। अब जो INB है, इसको हम लोग INB बोलते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB क्या होता है? जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट है, उसके अंतर्गत जितने बुक्स मिलती हैं, जितने न्यूज़पेपर मिलते हैं, पहले तो न्यूज़पेपर नहीं था इसमें, लेकिन बाद में शायद न्यूज़पेपर इसमें ऐड किया गया इस लिस्ट में। उसके बाद जो है एक लिस्ट बनाई जाती है, अल्फ़ाबेटिकल बनाते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं, ये उनकी सुविधा के हिसाब से। वैसे अल्फ़ाबेटिकल ये रहती है, सब्जेक्ट वाइज भी बनाते हैं सब्जेक्ट सर्च के लिए, राइट। तो इसमें जो है सब्जेक्ट जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो DDC यूज़ हो रही है इसमें क्लासिफिकेशन के लिए, DDC 22nd एडिशन, एंड आल्सो CC यूज़ कर रहे हैं वो लोग 6th एडिशन, ओके। और इन 2000 जो है अभी उसके बाद अभिराम कहानी है। 1958 में एक विवाद है, विवाद ये है कि कब जो है पब्लिश हुई। तो सबसे पहला पब्लिकेशन 1958 में हुआ। बनाना तो शुरू कर दिया था इसको, फार्मूलेशन इसका 1957 से, या ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है कि 1957 से ही बनाना शुरू किया, राइट। लेकिन इसका जो पहला पब्लिकेशन है वो 1958 में ही आया। तो अगर ऑप्शन 1958 है कि फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ, तो 1958 ही लिखेंगे, राइट। और सबसे पहले जो है ये क्वार्टरली पब्लिश होती थी। क्वार्टरली का मतलब आपको पता होगा, क्वार्टरली मतलब होता है वो ठेके वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि हर 3 महीने की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने ये हो गए, फिर 3 महीने 6 महीने, फिर 3 महीने 9 महीने, और ये 3 महीने 12 महीने, ठीक है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और क्वार्टरली अगर कोई चीज़ पब्लिश हो रही है तो 4 बार पब्लिश होगी, राइट। तो
आईएनबी जो है 1958 से लेकर जब से स्टार्ट हुई छपना 1963 तक ये जो है क्वार्टरली छपती थी। उसके बाद फिर 1964 से मंथली छपने लगी। मंथली मतलब हर महीने इसका पब्लिकेशन होने लगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा इरेगुलर हो गई। 1968, 69 और 70 ये पूरा मैंने जो है इसकी वेबसाइट पे चेक किया है, राइट। कुछ लोग आपको वीडियो में बताते हुए नज़र आएंगे, हो सकता है वो बोलते हैं कि ये एनुअल पब्लिश हुई थी, राइट। एनुअल का मतलब कि ना मंथली पब्लिश हुई ना क्वार्टरली पब्लिश हुई, एक ही साथ जो है एक साल भर में पूरा जितना भी था, जितनी भी बुक्स थी उनकी एक लिस्ट बना दी गई, राइट। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है देयर इज़ नो पब्लिकेशन ऑफ INB फॉर द पीरियड ऑफ 1968, 1969 एंड 1970, ठीक है। तो इन तीनों साल का जो है कोई भी पब्लिकेशन नहीं हुआ था। बाद में हो सकता है कि इसको इंक्लूड कर लिया हो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे रेगुलर हुई, लेकिन बीच में इरेगुलर होती रही। और 1994 से लेकर और 98 तक जो है ये एनुअल छपी है, ठीक है। मतलब वर्ष में एक ही बार छपती थी। चलिए इसके बारे में जान लिया, बहुत कुछ जान लिया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे आपको। और सन 2000 के बाद से ये पूरी तरीके से लगातार छपने लग गई। उसके बाद लगातार इसलिए छपने लग गई क्योंकि इन लोगों ने लिप्सिस का यूज़ कर लिया, लिप्सिस का यूज़ करने लग गए, और मार्क 20 जो इन्होंने यूज़ किया। तो लिप्सिस यूज़ करने से क्या हुआ कि इनको डायरेक्टली जैसे एंट्री करें तो इनको एक बिब्लियोग्राफी जो है बनी बनाई बिब्लियोग्राफी मिल गई, राइट। तो इससे जो है आसान हो गया। तो कंप्यूटराइज्ड, और मेनली ये क्या है 14 भाषाओं में 14 लैंग्वेजेज में ये जो है पब्लिश हो रही है अभी। अब दूसरा पब्लिकेशन जो है इसका इंडेक्स इंडियाना, राइट, वो भी CRL ही पब्लिश करता है। और पहला जो पब्लिकेशन था 1977 में क्वार्टरली जो है पब्लिश हुआ था। इंडेक्स इंडियाना क्या है, इज एन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडेक्स इंडियाना जो है किसका पब्लिकेशन है, राइट। अगर जो है ऑप्शन में CRL है तो CRL लगाएंगे, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अगर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है तो वो ऑप्शन टिक करेंगे, और अगर दोनों है तो CRL ही लिखेंगे, ठीक है। सो इंडेक्स इंडियाना इज एन ambitious project to trace the periodical literature appearing in the Indian language literature. So ambitious project to trace the periodical literature appearing in the Indian language periodicals. तो जितने भी periodical literature थे, ठीक है, जो भी language periodicals में इनका मेंशन था उसको जो है ये लोग पब्लिश करते हैं, राइट, इसमें। सो और हमारी नेशनल लाइब्रेरी जो है उसका एक्सचेंज रिलेशन भी है 117 इंस्टीट्यूट्स के साथ, मतलब उनके साथ ट्रांजैक्शन भी है। इससे कुछ जो है कुछ कंट्रीज से हमें फ्री में जो है जो पब्लिकेशंस होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो चलिए और लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जान लेते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। सो डिजिटल लाइब्रेरी आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड द रिसोर्सेस इंक्लूडिंग द स्पेशलिस्ट स्टाफ, रिसोर्सेज में स्टाफ भी होता है। टू सेलेक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर, ऑफर इंटेलेक्चुअल एक्सेस, इंटरप्रेट, डिस्ट्रीब्यूट, प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ एंड इंश्योर द persistence over time of collection of digital work so that they are readily and economically available for use by a defined community, a set of communities। तो भैया ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिफिनीशन है, तो सीधे सीधे मैं बता देता हूँ कि है क्या एक्चुअली में, होता क्या। डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ठेठ भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। वर्चुअल लाइब्रेरी, मैं सबसे पहले उदाहरण दूंगा आपको, एग्जांपल दूंगा, ठीक है। हाइब्रिड लाइब्रेरी और ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, ठीक है, ये चारों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑटोमेटेड से, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। ऑटोमेटेड का मतलब होता है कि जो भी लाइब्रेरी जिसमें
इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ। अब इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब ये होता है कि जिसमें जो है एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, बजटिंग, एक्विजिशन और एडमिन मैनेजमेंट, ठीक है, ओपैक, ये सारी चीज़ें जो है इनबिल्ड होती हैं। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या होता है, ये केवल जो मेटा डेटा होता है डॉक्यूमेंट्स का, जो डॉक्यूमेंट्स का मेटा डेटा होता है, केवल उसको ऑनलाइन करते हैं। क्या करते हैं, उसको ये लोग मशीन रीडेबल फॉर्म में बनाते हैं। मशीन रीडेबल का मतलब क्या होता है, कंप्यूटरीकृत, यार एक तरीके से कंप्यूटरीकृत मान लो, कंप्यूटराइज्ड करते हैं उसको। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप केवल कोई डॉक्यूमेंट के बारे में, मतलब अगर डॉक्यूमेंट आप जानना चाहते हो है कि नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उसके बारे में केवल सर्च कर सकते हो, राइट। अब दूसरा क्या है, अरे यार चला जा रहा है क्या, दूसरा हो गया आपका। अब चलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी पे, ऑटोमेशन के बाद डिजिटल पे चलते हैं, राइट। डिजिटल और हाइब्रिड में आपको बहुत थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है कि इसमें भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, दैट इज़ ग्रीन स्टोन या फिर डी स्पेस, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन इसमें यह हो सकता है कि इस लाइब्रेरी में इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें प्रलेख और जो है कंप्यूटरीकृत डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो हाइब्रिड लाइब्रेरी हो, क्योंकि उसमें आपको प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड दोनों फॉर्मेट मिलेंगे। आपको इसमें भी मिलेंगे नो डाउट, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यह है कि ये जो इसमें हाइब्रिड लाइब्रेरी में एक तरीके से जो डेटाबेस होता है, राइट, एक तरीके से वो क्या होता है, डेटाबेस, जैसे जे गेट हो गया, राइट, एबिस्को हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपने नहीं सुनी होंगी, बहुत लोगों ने सुनी होंगी। ये क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, DBMS होते हैं। अब डेटाबेस ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, जैसे जे गेट हो गया, तो ये इंजीनियरिंग जो है, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जर्नल्स के डेटाबेस हैं। इबिस्को जो है था, ये सोशल साइंस वगैरह से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट आता है, राइट। जिनके पास ये सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या होते हैं, वो हाइब्रिड लाइब्रेरी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों चीज़ें हैं, एक तो प्रिंट मटेरियल है और दूसरा उनके पास एक डेटाबेस भी है ऑनलाइन। अब इस डेटाबेस को आप जो है विद्यालय के बाहर भी सर्च करते, विद्यालय या फिर आप लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी इसके बाहर भी सर्च कर सकते हैं, राइट। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो होता है वो लोकल सर्वर पे होता है, लोकल सर्वर पे काम करता है, राइट। आप उसको विद इन द लाइब्रेरी ही आप सर्च कर सकते हैं, राइट। और दूसरी बात यह है कि जो भी प्रलेख होते हैं उसका कॉपीराइट इशू भी होता है। जैसे मान लो जो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें क्या होता है, जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं उसको डिजिटाइज करके उसको उसमें इंपोर्ट किया जाता है। उसको मान लो स्कैन कर लिया गया और उसके बाद इसको अब PDF फॉर्मेट में या फिर किसी भी फॉर्मेट में इसमें अपलोड कर दिया गया। ये अगर जो है सबके पास एक्सेस रहेगा, अदर देन जो है लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं उसके अलावा अगर सबके पास एक्सेस रह जाएगा तो इसको कॉपीराइट ब्रीच माना जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ इस लाइब्रेरी के लिए इस बुक को परचेज किया था, और अगर आपने डिजिटाइज किया है तो आप दूसरे को ये चीज़ दे नहीं सकते हो, मतलब आप ही के यूज़र इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पब्लिशर जिसने पब्लिश किया, जिसका कॉपीराइट है, जिसने जो राइटर है, उसका नुकसान होगा। तो ये कुछ थोड़ी सी मतलब हाइब्रिड लाइब्रेरी में और डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, एक तरीके से। और कभी कभी लोग तो एक ही टर्म यूज करते हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी। तो वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में हमने नहीं जाना, वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। आपने एनडीएल का नाम सुना होगा, या फिर आपने प्रोजेक्ट गुटनबर्ग के बारे में नाम सुना होगा। एनडीएल प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, राइट। और आप एक प्राइवेट कंपनी है अमेजॉन किंडल, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, बट इस समझाने के लिए इसको हम लाइब्रेरी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्योरली बिजनेस पे बेस्ड है, राइट। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, और इसका कोई भी क्या है, ऑफिस इसका बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या है, इसका सिर्फ डेटा सेंटर है। वहाँ क्या होता है, सिर्फ जो भी डेटा है वो मैनेज होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी लाइब्रेरी जैसी कोई संरचना नहीं दिखाई पड़ेगी, ना रीडिंग रूम दिखाई पड़ेगा, ना पीरियडिकल रूम दिखाई पड़ेगा, ना सर्कुलेशन रूम दिखाई पड़ेगा। ऐसी कोई संरचना उसमें नहीं होती है। मतलब उसको हम यहाँ पर बैठ के, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसको एनडीएल को एक्सेस कर सकता हूँ, या आप कहीं भी बैठे होंगे, किसी भी कोने में बैठे होंगे, केरला में हो या फिर असम में हो, या फिर आप राजस्थान में हो, या फिर जम्मू कश्मीर में हो, आप कहीं से भी बैठकर इसको यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी विदाउट वॉल, ठीक है, कि मतलब आप घर के बाहर रहो, घर के अंदर रहो, इवन टॉयलेट में रहो, तब भी सर्च कर सकते हो, राइट। तो मतलब ये जो लाइब्रेरी होती है इसको रिमोटली कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। चलिए 3-4 जो है टर्म है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं यार, 45-46 मिनट हो गया, कौन पढ़ेगा इतना। PURL, ठीक है, PURL क्या होता है, इसका नाम होता है परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यह याद रख लीजिए, परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको डेवलप किया है OCLC ने, ठीक है, इसको डेवलप किया है OCLC ने। और क्या करने के लिए, टू सेपरेट ए डॉक्यूमेंट नेम फ्रॉम इट्स लोकेशन। तो इसका जो लोकेशन होता है फाइल का और उसका जो नेम होता है, दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, सो दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ऑलवेज बी फाउंड। तो ताकि जो है ये प्रोबेबिलिटी बनी रहे कि वो डॉक्यूमेंट जो है सर्च करने से हमेशा मिलेगा। URN क्या होता है, PURL समझ लो, परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URN क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम्स। इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, ठीक है। ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इंटरनेट को, जो भी इंटरनेट चल रहा है उसके मैनेजमेंट को देखती है। सो नॉट अ नेमिंग स्कीम इन इटसेल्फ बट अ फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप बस इतना याद रखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम्स, इसका जो फुल फॉर्म है URN का यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम है। आपने पहले सुना नहीं होगा तो आज सुन लीजिए, ठीक है। चलिए DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसका नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। किसने डेवलप किया, अमेरिकन पब्लिशर ने और अमेरिकन कॉरपोरेशन फॉर नेशनल रिसर्च ने डेवलप किया है। किसके लिए, डिजिटल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने बता दिया, लाइब्रेरी विदाउट वॉल कहा जाता है। हाइब्रिड लाइब्रेरी का जो टर्म था सबसे पहले क्रिस रसब्रिज ने यूज़ किया था 1998 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, लाइब्रेरीज कंटेनिंग अ मिक्स ट्रेडिशनल प्रिंट लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज कॉल्ड हाइब्रिड लाइब्रेरी, राइट। सो इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, एक टर्म है, ये आता है क्वेश्चन इसका, ठीक है। आपको ये पूरा फ्रेज दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछेगा ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन नीड है, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, इन्फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी है, क्या है। सो द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड यूज इन्फॉर्मेशन कंटेंड इन वेरियस फॉर्मेट। तो अलग अलग फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्किल्स जो भी रिक्वायर्ड टू लोकेट, उसको लोकेट करने के लिए जो भी स्किल होनी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए जो स्किल होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड
इंफॉर्मेशन लिटरेसी, द एबिलिटी टू मेक सिग्निफिकेंट कनेक्शंस टू फॉर्म इंटरप्रिटेशन टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट। ओके, तो बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे और ये एंड करते हैं हम। मेटा डेटा क्या होता है? सो मेटा डेटा को एक तरीके से समझ लो, इट इज़ डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब जैसे मान लो एक किताब है, ठीक है, ये किताब है चेतन भगत की। अब चेतन भगत की किताब है तो उसके बारे में उसका जो डेटा होगा, उस किताब का डेटा क्या होगा? राइटर क्या है? चेतन भगत है। पब्लिशर क्या है? पेंगुइन बुक्स है। कब पब्लिश हुआ? 2020 में पब्लिश हुआ। टाइटल का नाम क्या है? वन गर्लफ्रेंड या हाफ गर्लफ्रेंड जो भी है, वन इंडियन गर्लफ्रेंड या फिर वन अरेंज्ड मर्डर, जो भी है। तो ये जो डेटा है दैट इज मेटा डेटा, राइट। इस डेटा के बारे में जानना मेटा डेटा है। ठीक है, अब मेटा डेटा चाहे जो है आप इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स का मेटा डेटा जान रहे हो या फिर फिजिकल रिसोर्स का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप ये क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी। प्लीज़, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग बोर मत होइएगा। बोर हो जाइए तो थोड़ा सा दौड़ घूम के आइए, आराम से देखिए, ठीक है, और आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।